मैं अजीत झा दिल्ली से अनअकैडमी प्लेटफॉर्म पर आप लोगों का स्वागत करता हूं। आइए इंडिया के सबसे बड़े लर्निंग प्लेटफॉर्म पर अपने सपनों को साकार करें। वेलकम क्रैक यूपीएससी सीएससी जीएस हिंदी चैनल पर आप लोगों का स्वागत है। और आप एक सफल प्रशासनिक अधिकारी कैसे बनेंगे उसके बारे में मैं मार्गदर्शन प्रदान करूंगा। लेकिन उससे पहले मैं आप लोगों को बता दूं कि अनअकैडमी बेटा आप ज्वाइन करते हो तो आपको क्या क्या बेनिफिट मिलेगा। क्योंकि जब भी हम कहीं पर एडमिशन लेने के लिए जाते हैं तो सबसे पहले हमारे मन में यही क्वेश्चन होता है कि जो यूपीएससी का जो पैटर्न है, एग्जाम का जो पैटर्न है, उस पैटर्न को फॉलो किया जा रहा है कि नहीं। तो उसके बारे में पहले मैं आप लोगों को बता दूं, देन उसके बाद मैं अपना टॉपिक स्टार्ट करूंगा। और आज का जो मेरा टॉपिक है मोस्ट इम्पोर्टेंट, गांधी युग को पढ़ने जा रहे हैं, यानी गांधी जी को पढ़ने जा रहे हैं। गांधी जी पहले साउथ अफ्रीका में, फिर उसके बाद इंडिया में। तो उससे पहले आप अनअकैडमी के बारे में जानें। आपको मिलता है डेली लाइव क्लासेस, जहां पर आप इंडिया के टॉप मोस्ट एजुकेटर के साथ पढ़ते हैं, डिस्कशन करते हैं, डाउट क्लियर करते हैं, क्वेश्चन आंसर करते हैं, जो आपके साथ 24 आवर्स अवेलेबल होते हैं। सबसे बड़ी एडवांटेज, सुविधाएं, फैसिलिटीज अनअकैडमी के द्वारा आपको ये मिलने वाला है। सेकेंड, आप सब्सक्रिप्शन लेते हैं तो आपको दूसरा बेनिफिट क्या मिलता है कि रेगुलर मॉक टेस्ट की सुविधाएं यहाँ पर दे दी गई हैं, क्योंकि यही है टेस्ट योरसेल्फ। इसी के माध्यम में आप स्वयं का मूल्यांकन कर पाते हो, अपने आप को जानते हो कि मेरा वीकनेस पॉइंट क्या है, कैसे हम उसको इम्प्रूव करें। यानी इसके माध्यम से आप इम्प्रूव करके सफलता प्राप्त कर सकते हो। तो अनअकैडमी ने बहुत बड़ा क्रांतिकारी एक काम किया है जो स्टूडेंट को सफल बनावे। यानी अनअकैडमी का एक ही टारगेट है, स्टूडेंट की सफलता है। और रेगुलर मॉक टेस्ट, चाहे आप प्रीलिम्स के लिए एग्जाम दे या मेंस के लिए दे, सभी के लिए आपकी व्यवस्था कर दी गई है। इंटरव्यू की भी व्यवस्था यहाँ पर होती है। और सिलेबस को बेटर बनाने के लिए स्ट्रक्चर कोर्सेज का डिजाइन तैयार किया गया, जहां पर अपने सिलेबस को आप अच्छी तरीके से जान पाओगे। और वन सब्सक्रिप्शन लेने के बाद आप अनलिमिटेड एक्सेस कर पाते हैं। ये रहा अनअकैडमी का लर्निंग ऐप, जहां अपने फोन से आप इसको डाउनलोड कीजिए, उसके बाद सारी सुविधाएं आपको प्राप्त होगा। मैं अजीत झा, पोस्ट ग्रेजुएट हिस्ट्री, एमफिल हिस्ट्री और 12 ईयर से सिविल सर्विसेज की तैयारी करने वाले छात्रों को मार्गदर्शन करते आ रहा हूँ। सारा एक्सपीरियंस मैं आपके साथ शेयर करूंगा। दिल्ली और दिल्ली से बाहर टॉप मोस्ट एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस में मैं पढ़ा भी रहा हूँ। तो सारा एक्सपीरियंस मैं आपके साथ शेयर करूंगा कि आप कैसे एक सफल प्रशासनिक अधिकारी बने, सफलता कैसे प्राप्त करें। देखो बेटा, मेरा एक ही टारगेट है, सिंगल वन टारगेट है, आपकी सफलता है। अभी तो मैं जनरल स्टडीज जीएस में हिस्ट्री पढ़ा रहा हूँ। हिस्ट्री ऑफ मॉडर्न इंडिया चल रहा है, आधुनिक भारत का इतिहास। और उसके बाद जीएस का दूसरा पार्ट मेरा है इंडियन पॉलिटी एंड गवर्नेंस पढ़ाऊंगा। और ऑप्शनल में मैं पढ़ाऊंगा आप लोगों को इंडियन हिस्ट्री एंड वर्ल्ड हिस्ट्री, दोनों को पढ़ाऊंगा। ये रहे इंडिया के टॉप मोस्ट एजुकेटर डॉक्टर रोमन सैनी सर हैं, सफल प्रशासनिक मार्गदर्शक। उनके मार्गदर्शन में बहुत सारे शिक्षक हैं, एजुकेटर्स हैं, जिनके साथ आपको पढ़ने का मौका प्राप्त होगा। तो बहुत बड़ी फैसिलिटीज है, बहुत सारी सुविधाएं हैं। और आप एडमिशन लेते हो, सब्सक्रिप्शन लेते हो, तो सारी सुविधाएं आपको प्राप्त होता है। तो यूपीएससी के सिलेबस को काफी इजी ढंग से यहाँ समझाया गया है। और अनअकैडमी के द्वारा मोर देन 50,000 से अधिक यहाँ पर कोर्स को लॉन्च किया गया, जो आपको प्रीलिम्स दे, मेंस लिखे, प्लस इंटरव्यू दे, सभी के लिए आपके लिए वरदान साबित होगा। जिसमें आप पढ़ते हैं इंडियन पॉलिटी, गवर्नेंस, ज्योग्राफी, साइंस टेक, एनसीईआरटी, हिस्ट्री, उसके बाद इन्वायरमेंट, आर्ट एंड कल्चर्स, करंट अफेयर्स, इंडियन इकोनॉमी, ऑप्शनल कोर्सेज की भी व्यवस्था है।
और सबसे मुख्य बातें जो सफलता के लिए चाहिए हमें वह क्या है, प्रैक्टिस एंड स्ट्रेटेजी एंड आंसर राइटिंग कोर्सेज, इसकी भी सुविधाएं कोर्स यहाँ पर अवेलेबल है। ये कब प्राप्त होगा, जब आप सब्सक्रिप्शन लेते हैं उसके बाद ये सारी सुविधाएं प्राप्त होगी। देखो ये अनअकैडमी के द्वारा यूट्यूब चैनल जो है फ्री में है, जो अभी क्लास आप ले रहे हो ये फ्री की सुविधाएं है, लेकिन बहुत कुछ ऐसी बातें हैं जो आप सब्सक्रिप्शन लेने के बाद ही प्राप्त होगा, जैसे हम स्ट्रेटेजी कैसे तैयार करें, प्रैक्टिस कैसे हो, आंसर राइटिंग कैसे होगा, सारा कुछ। देखो भैया अब मैं फी के बारे में, सब्सक्रिप्शन के बारे में बता देता हूँ। अनअकैडमी के द्वारा दो टाइप के कोर्स चलाए जा रहे हैं, प्लस एंड आइकॉनिक। प्लस में आप सब्सक्रिप्शन लेते हो तो आपको मिलता है लाइव क्लास, टेस्ट सीरीज, अनलिमिटेड प्रैक्टिस एंड स्ट्रक्चर शेड्यूल्स। ओके, जिसके लिए 1 मंथ का फी है 9,000, 3 मंथ्स का फी है 22,500, 6 मंथ्स का फी है 40,500, 12 मंथ्स का फी है 49,500, 24 मंथ्स का फीस है 72,000 एंड 3 वर्षों का फीस है 19,000 ओनली। ये राम नाम मेरा अजीत झा, ये मेरा प्रोमो कोड है, रेफरल कोड है, इसका यूज करें। आपको इन सभी लेवल पर 10% का डिस्काउंट प्राप्त होता है, और डिस्काउंट मिलने के बाद ये फी लेस होकर के ये कम हो गया। ठीक है, 10% का आपको डिस्काउंट प्राप्त होता है। और एक बात यहाँ पर मैं साथ साथ बता दूं कि जो स्टूडेंट 1 टाइम पेमेंट नहीं कर सकते, समस्याएं हैं, तो वह मंथली पेमेंट करके भी, आप मंथली फी जमा करके भी अपने प्रिपरेशन को, अपनी तैयारी को कंटिन्यू रख सकते हैं। देखो भैया इसमें कोई डाउट नहीं है कि अनअकैडमी के द्वारा आपको बहुत सारी सुविधाएं दी जा रही हैं, बहुत सारा सपोर्ट आपको मिल रहा है। जो मंथली पेमेंट की भी सुविधाएं, आप मंथली पेमेंट करके भी अपने प्रिपरेशन को कंटिन्यू जारी रखेंगे। ओके, अब जो सेकंड क्या, आइकॉनिक। आइकॉनिक में बेटा हम देखते हैं मिलता है आपको क्या, लाइव क्लास, टेस्ट सीरीज, अनलिमिटेड प्रैक्टिस, स्ट्रक्चर शेड्यूल्स, पर्सनल कोच, डेली मेंस क्वेश्चन आंसर प्रैक्टिस, स्टडी प्लानर एंड पर्सनल फीडबैक। और जिसके लिए 1 वर्ष का फीस है 69,500, 24 मंथ्स का फीस है 1,07,000, और 36 मंथ का फीस है 1,41,000। ये नाम रहा मेरा अजीत झा। इस कोड का प्रयोग करें आप, आपको 10% का डिस्काउंट प्राप्त होगा, और उसके बाद फी कम होकर 1 वर्ष का हो जाता है ओनली 62,550 रुपीज, और 24 मंथ्स का फी होता है 69,300 ओनली, और 3 वर्षों का फीस हो जाता है 1,26,900। देखो भैया मैं कहूंगा, और मैं हमेशा कहता हूं आप लोग से, अपने अनुभव के आधार पर मैं ये आपको एडवाइस करूंगा, सलाह दूंगा कि मस्ट बी ज्वाइन इन आइकॉनिक। आप लोग आइकॉनिक का सब्सक्रिप्शन जरूर लें, क्योंकि आइकॉनिक में वो सारा कुछ है, सारा कुछ सुविधाएं प्राप्त है जो एक सिविल सर्विसेज प्रिपरेशन के लिए होना चाहिए। इसमें एक एक्सपर्ट हमेशा पर्सनल कोच आपके साथ रहेंगे। उसके बाद डेली मेंस का क्वेश्चन आंसर प्रैक्टिस होता है, तो मेंस आप अच्छा करोगे, डेफिनेटली आपका फाइनल सिलेक्शन होगा। आप 1 टाइम पेमेंट नहीं कर सकते हैं, मंथली पेमेंट करके, मंथली पेमेंट करके भी अपने प्रिपरेशन को आप कंटिन्यू रखें। ठीक है, आपको लगता है कि चलो 3 वर्ष बहुत अधिक है, 1 से 2 वर्ष का भी आप 1 ईयर का ले ले सब्सक्रिप्शन, मंथली पेमेंट करके ले ले सब्सक्रिप्शन, 2 वर्ष का ले ले सब्सक्रिप्शन। ठीक है, तो आपको बहुत सारी सुविधाएं प्राप्त होगा, और निश्चित रूप से आप सफलता प्राप्त करेंगे, क्योंकि इतनी सारी सुविधाएं एक साथ एक प्लेटफॉर्म पर कहीं भी अवेलेबल हमें नहीं मिलता है। लेकिन इस समस्या का समाधान अनअकैडमी ने करके दिखा दिया। और ऑप्शनल में आप एडमिशन लेते हो, इसमें इसका फीस होता है 1 मंथ का 5,000, 6 मंथ्स का 22,500, 1 वर्ष का फीस होता है 27,500, 24 मंथ्स का फीस होता है 40,000, और 3 वर्षों का फीस होता है 50,000 रुपये। ये मेरा नाम है अजीत झा, ये रेफरल कोड है, इसका यूज कीजिए तो आपको 10% का डिस्काउंट प्राप्त होगा, और तो उसके बाद ये फीस
एक कम होकर के लेस होकर के ये हो जाता है। मुझे आप टेलीग्राम लिंक पर, अनअकैडमी प्रोफाइल लिंक पर भी फॉलो कर सकते हैं, सारी वहां पर आपको मैसेज मिलते रहेगा। ओके, अब चले अपने सिलेबस की ओर। आज का जो हमारा सिलेबस है, भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन आंदोलन का थर्ड फेज। मैंने बताया था इंडियन नेशनल मूवमेंट को 3 फेजों में हम लोग बांट करके पढ़ेंगे। फर्स्ट फेज हमने पढ़ा मॉडरेट, सेकेंड फेज एक्सट्रीमिस्ट, और थर्ड फेज जो है गांधी एरा। आज जो गांधी युग हम लोग पढ़ रहे हैं, यह इंडियन नेशनल मूवमेंट इंडियन नेशनल मूवमेंट्स का ये थर्ड फेज, तीसरा चरण है, और तीसरा और अंतिम क्या है, तीसरा चरण और अंतिम चरण है। क्योंकि इसी फेज में भारत को आजादी प्राप्त होता है, लेकिन 1948 में गांधी जी को शूट कर दिया जाता है, उनका मृत्यु भी हो जाता है। दोनों बातें हैं बहुत सारी, तो लेकिन ये जो है निर्णायक फेज कह सकते हैं, भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन का निर्णायक फेज है गांधी युग। और ये फेज जो है, यहाँ से आप आईएएस का, पीसीएस का, किसी भी का भी एग्जाम देते हो, चाहे प्रीलिम्स लिखे या मेंस को लिखे, सभी में डेफिनेटली यहाँ से क्वेश्चंस होता ही है। यहाँ से तो क्वेश्चन होगा ही, इसको तो कोई रोक नहीं सकता। तो गांधी युग में क्या भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन हुआ वो तो पढ़ेंगे, लेकिन उससे पहले हम लोग पढ़ेंगे कि साउथ अफ्रीका में गांधी जी का प्रारंभिक जीवन और गांधी जी का साउथ अफ्रीका में क्या रहा। क्योंकि गांधी जी अपने जीवन का पहला सत्याग्रह, अपने जीवन का फर्स्ट सत्याग्रह गांधी जी करते हैं साउथ अफ्रीका। तो पहले हम लोग पढ़ें गांधी जी के साउथ अफ्रीका। तो साउथ अफ्रीका में गांधी जी का क्या लाइफ होता है, किस प्रकार से वह दक्षिण अफ्रीका में काम करते हैं, और वहां पर जो गांधी जी ने अपने सत्याग्रह का प्रयोग किया, किस प्रकार से उन्हें सफलता प्राप्त हुई, उसके बारे में। यानी पहले गांधी जी के दक्षिण अफ्रीका में गांधी जी, अभी मेरा पहला टॉपिक होगा दक्षिण अफ्रीका में गांधी, और इसके पश्चात गांधी जी का भारत आगमन। ठीक है, तो दक्षिण अफ्रीका में गांधी जी ने किस प्रकार से काम किया, पहले उसको देखें, और देन हम भारत भी लाते हैं उनको। क्योंकि गांधी जी के थॉट, व्यूज जो है, जिसको हम जानते हैं सत्याग्रह के माध्यम से उन्होंने अपने विचारों को प्रकट किया है। क्या था सत्याग्रह, उसके बारे में भी पढ़ेंगे। सत्याग्रह क्या था, जो गांधी के जब विचारधाराओं को पढ़ेंगे, इनके थॉट्स को पढ़ेंगे, तो उसमें गांधी सत्याग्रह, सविनय अवज्ञा आंदोलन, सत्याग्रह का ही पार्ट है सारा कुछ, वह हम लोग पढ़ देंगे। और इनके बहुत सारे विचारधाराएं थी, शैक्षणिक विचारधाराएं, आर्थिक विचारधाराएं, सत्य और अहिंसा की विचारधाराएं, जिसको आज भी हमारे सरकार के द्वारा, बल्कि इंडिया के द्वारा नहीं बल्कि विश्व में गांधीयन थॉट की पढ़ाई होती है, और गांधी थॉट को फॉलो किया जाता है, और उसी पर चल करके लोग सफल भी हो रहे हैं। ठीक है, लेकिन पहले हम लोग स्टार्ट करें दक्षिण अफ्रीका में गांधी जी। दक्षिण अफ्रीका में गांधी जी क्या थे उसको जाने। मोहनदास करमचंद गांधी, उनका जन्म सभी लोग जानते हैं, जो विश्व अहिंसा दिवस के रूप में हम लोग मानते हैं, 2 अक्टूबर 1869 पोरबंदर में हुआ था। ये तो नॉर्मल बात है, जानते होंगे सभी लोग। अब देखिए गांधी जी का प्रारंभिक जीवन, हम यहाँ देखते हैं गांधी जी का प्रारंभिक जीवन जो था, यानी गांधी जी 1881 में कानून की पढ़ाई करने के लिए इंग्लैंड गए।
और वहां से 10 वर्षों के पश्चात बैरिस्टर बन करके, यानी एक सफल एडवोकेट बन करके इंडिया वापस आए थे। गांधी जी एक अच्छे खाते पीते परिवार से थे और इंग्लैंड गए, वहां से बैरिस्टर की पढ़ाई करके आए, कानून की पढ़ाई करके आए, और कानून की पढ़ाई करके जब 10 वर्षों के बाद भारत में आए, इंडिया पहुंचे, तो अपने जीवन यापन को चलाने के लिए स्वाभाविक बात है कि कानून की डिग्री लेकर के आप आए हैं, और जो डिग्री आप लेकर के आए हैं उसका तो सदुपयोग होना चाहिए। जो डिग्री आपके पास है, जिसकी आपने पढ़ाई किया है, जिसके पीछे आपने 10 वर्षों का जीवन दान दिया, तो उसके अनुसार तो हमें काम भी करना चाहिए। वही काम गांधी जी ने भी प्रारंभ किया। और गांधी जी बेटा देखो, तो अपने जीवन यापन को चलाने के लिए, अपने लाइफ को चलाने के लिए उन्होंने बॉम्बे हाई कोर्ट में उन्हें प्रैक्टिस प्रारंभ किया, यानी एज ए लीगल प्रैक्टिशनर के रूप में उन्हें बॉम्बे हाई कोर्ट्स में काम करना प्रारंभ किया। ठीक है, अब देखो गांधी जी के जीवन का एक टर्निंग पॉइंट कब होता है? आफ्टर 2 वर्ष के बाद ही उनके जीवन में एक टर्निंग पॉइंट आता है। वो वर्ष कौन सा है? 1893। और 1893 में गांधी जी को दक्षिण अफ्रीका जाने का मौका प्राप्त हुआ। यहीं से उनके जीवन में बदलाव भी आता है, विचारों में एक नई सोच डेवलप होता है। तो यहाँ पर हम देखते हैं गांधी जी दक्षिण अफ्रीका गए, वहीं पर दादा अब्दुल्ला एंड कंपनी के कानूनी प्रक्रिया के संबंध में वो गए थे। दादा अब्दुल्ला एंड कंपनी जो थी, जो दक्षिण अफ्रीका में भी काम कर रहा था, उसी कानूनी प्रक्रिया के लिए उनको साउथ अफ्रीका भेजा गया। यह दादा अब्दुल्ला एंड कंपनी जो था, पूर्ण रूप से यह भारतीय कंपनी थी। और गांधी जी पहुंच जाते हैं डरबन, यानी साउथ अफ्रीका। अब आते हैं दक्षिण अफ्रीका में गांधी जी। अब यह आता है साउथ अफ्रीका में, दक्षिण अफ्रीका में गांधी जी क्या थे। देखो बेटा, यहां पर हम देखते हैं गांधी जी 1893 दादा अब्दुल्ला एंड कंपनी के साथ 1 वर्ष के समझौते पर मात्र 1 वर्ष के लिए साउथ अफ्रीका गए थे। लेकिन 1 वर्ष के लिए तो साउथ अफ्रीका गए, लेकिन वापस 22 वर्षों के बाद ही इंडिया आते। 22 ईयर्स, ये बहुत लंबा संघर्ष है। ये 22 वर्ष गांधी जी साउथ अफ्रीका में भारतीयों के अधिकारों के लिए, वहां पर अत्याचार जो हो रहा था भारतीय और काले लोगों के साथ, उनको अधिकार दिलाने के लिए संघर्ष करते रहे। देखिए, लोग गांधी जी के बारे में बहुत कम पढ़ते हैं आजकल, और बहुत सारी सुनी सुनाई बातों पर विश्वास करते हैं कि गांधी जी ने ये कर दिया, गांधी जी ने वह कर दिया। लेकिन नहीं, आप किसी पर अपने विचार रखते हैं, पहले उसको पढ़े, अच्छे से जाने और समझे, तब अपने विचार को व्यक्त करें। सुनी सुनाई बातों पर कभी भी विश्वास नहीं करें, वह इधर उधर की बातें होती है। तो अब देखो, यहाँ पर गांधी जी 22 वर्षों का अपना बहुमूल्य समय, 22 वर्ष जीवन का सबसे बड़ा पार्ट होता है। उन 22 वर्षों के दौरान गांधी जी कुछ समय के लिए, कुछ ही समय के लिए 2 बार भारत आए थे। लेकिन 22 ईयर्स का समय उन्होंने साउथ अफ्रीका में बिता दिया। किसके लिए बिताया? तो वहां पर जो जातीय भेदभाव थी, कलर्स का डिस्क्रिमिनेशन था, काले गोरे की जो समस्याएं थी, जिसके विरुद्ध उन्होंने संघर्ष किया। भारतीय समुदाय के अधिकारों के लिए वहां पर संघर्ष किया। आप स्टार्टिंग में देखिए, आप गांधी जी को पढ़ें तो समझ में आएगा कि गांधी जी थे क्या, उनका थॉट क्या था, उनकी विचारधारा ही क्या थी। साउथ अफ्रीका में बस 21 करने के लिए गए थे, 1 वर्ष के लिए गए थे, एक कंपनी ने उनको भेजा था। लेकिन जब वो साउथ अफ्रीका पहुंचते हैं बेटा, तो वहां पर उन्होंने देखा, जो उनके साथ भी हुआ, कलर डिस्क्रिमिनेशन, रंग भेद की जो नीति थी,
जातीय भेदभाव जो था, काले गोरों की जो समस्याएं थी, इसमें भारतीय समुदाय के लोग भी थे। उन्होंने भारतीय समुदाय के अधिकारों के लिए वहां पर संघर्ष प्रारंभ किया। जब वो 1 वर्ष के लिए जाते हैं और 1 वर्ष जब वो साउथ अफ्रीका में होते हैं गांधी जी, 1 वर्ष समाप्त होने के बाद, और जैसे ही गांधी जी भारत आने के बारे में सोचते हैं तो भारतीय समुदाय के लोग उन्होंने घेर लिया। जी हाँ, और गांधी जी से रिक्वेस्ट किया कि वो इंडिया वापस नहीं जाए। क्यों? वहां पर जो भारतीय लोग जो थे उनको अंग्रेजी नहीं आता था, इंग्लिश नहीं आता था, इंग्लिश में उनको फ्लुएंसी नहीं था, इंग्लिश में अच्छे से लिख नहीं सकते थे, अच्छे से बोल नहीं सकते थे। उन्हें ऐसे लोगों की आवश्यकता थी जो गांधी जी थे। गांधी जी को कानूनी ज्ञान था, वो इंग्लिश बहुत अच्छे बोलते भी थे, उनका बहुत अच्छे लिखते भी थे। लोगों ने कहा कि आप हमारे लिए, भारतीयों के लिए, भारतीय समुदाय की रक्षा के लिए, भारतीय समुदाय के अधिकारों के लिए आप यहाँ पर रुके। और गांधी जी उन लोगों के रिक्वेस्ट को स्वीकार किया और 22 वर्षों का अपना अमूल्य जीवन और अमूल्य बहुमूल्य संघर्ष वहां पर करते हैं, जिसमें उनको सफलता प्राप्त होती है। और सफलता प्राप्त होने के बाद ही वह इंडिया वापस आते हैं, जो मैं यहाँ पर लिखा हूं। लेकिन वापस 1915 में भारत लौटे सफलता प्राप्त करने के बाद। तो बहुत बड़ा अचीवमेंट था यहाँ पर गांधी जी के लिए। और वहीं से साउथ अफ्रीका से ही गांधी जी दक्षिण अफ्रीका, इंग्लैंड और भारत तीनों जगह प्रसिद्ध हो जाते हैं। एक काफी चर्चित और सफल व्यक्ति के रूप में उनको जाना जाता है। ओके, तो दक्षिण अफ्रीका में समस्या क्या थी? दक्षिण अफ्रीका में होने वाले जातीय भेदभाव, रंग भेद नीति के विरुद्ध उन्होंने संघर्ष किया और भारतीय समुदाय के अधिकारों के लिए संघर्ष किया, जिनमें उन्हें सफलता मिली। और यहीं पर संघर्ष का साधन क्या था? उन्हें संघर्ष जो किया था, उस संघर्ष का साधन क्या था? सत्याग्रह। संघर्ष का साधन क्या था? सत्याग्रह। यानी इसका संधि विच्छेद करते हैं अतः सत्य प्लस आग्रह यानी सत्याग्रह। यही सत्याग्रह। गांधी जी का मानना था कि इस माध्यम से, सत्याग्रह के माध्यम से सफलता प्राप्त होने में कुछ समय लग सकता है, देरी हो सकता है, लेकिन असफल हम कभी नहीं हो सकते, फेल्योर कभी नहीं हो सकते, सत्याग्रह कभी भी असफल नहीं हो सकता है। ओके, और ये बात सत्य है। आज भी गांधी जी के विचारधाराओं के अनुसार ही हम लोग काम करते हैं। भारत सरकार के साथ साथ विश्व के अनेक देश गांधीयन थॉट को फॉलो करता है। ठीक है, अब आगे हम लोग बढ़े कि अब क्या क्या उन्होंने क्या किया। गांधी जी दक्षिण अफ्रीका में उनके काम करने का तरीका क्या था, उस पर हम लोग आप चर्चा करें। यहाँ क्लियर, कोई डाउट नहीं? डन, आगे बढ़े। ओके, देखो भैया, ये जो टॉपिक है मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है और इस टॉपिक को जानना हमारे अनिवार्य है। जनरली लोग जो पढ़ते हैं वह प्रारंभ कर देते हैं। गांधी जी 9 जनवरी 1915 को इंडिया पहुंचे, वहां से प्रारंभ हो जाता है। लेकिन हमें यह जानना पड़ेगा कि गांधी जी भारत में पहुंचे और भारत में आंदोलन प्रारंभ कर दिया, ऐसा तो कुछ नहीं था। उससे पहले जो उनके काम करने की जो विचारधाराएं थी, उनका संघर्ष था। एक सफल जीवन के रूप में उन्होंने, सफल व्यक्ति के रूप में वह साउथ अफ्रीका से वापस आए थे। तो पहले साउथ अफ्रीका में जो गांधी जी थे उनको जानना हमें अनिवार्य हो जाता है, तब हम अच्छे से गांधी जी को समझ पाते हैं। ये रूट कॉज है, ये रूट है। हम लोग किसी को जानने के पहले उसके जड़ में जा, तब हम समझ पाते हैं सत्याग्रह और गांधी जी को। ओके, अब आगे देखिए, दक्षिण अफ्रीका में भारतीय, मैंने कहा था भारतीयों के, यहाँ पर मैंने क्या बताया बेटा, आप ध्यान देना आप लोग। मैंने क्या कहा
कि भारतीय समुदाय के अधिकारों के लिए संघर्ष किया। भारतीय समुदाय के अधिकारों के लिए गांधी जी ने संघर्ष किया। यही पॉइंट मैं यहां पर रखा हूं। आपके मन में भी एक क्वेश्चन आता होगा कि साउथ अफ्रीका में भारतीय जो थे, क्या थे भारतीय, क्यों गए थे भारतीय, वहां पर भारतीय कैसे पहुंचे, क्या काम कर रहे थे, उनके साथ किस प्रकार का भेदभाव था। मन के अंदर बहुत सारे क्वेश्चन होगा, उसी को मैं यहां पर आप लोगों को समझा रहा हूं कि दक्षिण अफ्रीका में भारतीय क्या थे, उसको जानना तो हमारे लिए अनिवार्य है। देखिए, तो दक्षिण अफ्रीका में जो भारतीय थे, दक्षिण अफ्रीका में भारतीय समुदाय के लगभग 2 लाख लोग रहते थे उस समय। जी आप इमेजिन कीजिए कितनी बड़ी जनसंख्या उस समय थी, 2 लाख। उस समय दक्षिण अफ्रीका में भारतीय समुदाय के लगभग 2 लाख लोग रहते थे और अधिकांश भारतीय जो थे उसमें क्या थे, अनुबंधित मजदूर, अनुबंधित मजदूर के रूप में काम करते थे। एक उनको अनुबंध करना होता था, एग्रीमेंटेड वर्कर्स जिसको कहते हैं। एग्रीमेंट के अंतर्गत एक अनुबंध कर लिया, एग्रीमेंट कर लिया, उसके अंतर्गत मजदूरी करना हो तो आपके यहाँ ही काम करेंगे। और दक्षिण अफ्रीका में जो भारतीय लोग जो थे वो अधिकांश साउथ इंडियन लोग थे, दक्षिण भारत से गए थे। हालांकि कुछ उत्तरी लोग भी थे, नॉर्थ इंडियन भी थे, लेकिन मोस्टली अधिकांश जो थे दक्षिण अफ्रीका में 2 लाख लोग जो थे वह साउथ इंडिया थे। दक्षिण भारत से दक्षिण अफ्रीका में गन्ने के खेत में कार्य करने के लिए गए थे। जी हाँ, ये जो भारतीय वहां पर 2 लाख थे वह गन्ने के खेत में काम करने वाले, इसे लिख सकते हो, गन्ने के खेत में कार्य करने वाले अनुबंधित एग्रीमेंटेड वर्कर्स मजदूर थे। और यही कारण है कि अनुबंधित होने के कारण अंग्रेज बागान मालिक जो थे, वहां के जो ब्रिटिशर्स थे, बागान मालिक जो थे जिनके खेतों में काम कर रहे थे, भारतीयों को दास समझते थे। दास, स्लेव इसको हम लोग कहते हैं, दास समझते थे, गुलाम समझते थे। स्वाभाविक बात है। इसके संदर्भ में यहाँ पर जब अनुबंधित मजदूर की बातें आती है तो हम बात करते हैं पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन याद आता है। तो मैं कहीं और समझाने के लिए आपको जा रहा हूँ। सुनते होंगे कि 9 जनवरी 1915 को भारत में प्रवासी भारतीय दिवस का आयोजन होता है। 9 जनवरी 1915 में गांधी जी के आगमन के उपलक्ष्य में 2003 से भारत सरकार ने उस समय अटल बिहारी वाजपेयी जी देश के प्राइम मिनिस्टर थे। 2003 में उन्होंने प्रवासी भारतीय दिवस कार्यक्रम का आयोजन किया था, जो अभी भी चल रहा है। ये प्रवासी भारतीय दिवस जो होता है, ये कौन, किसके सम्मान में? वो भारतीय जिनके पूर्वज कभी भारत के थे, जिनका रूट कॉज भारत में था, यानी रूट, जड़े, वह भारतीय जिनकी जड़े भारत में था, और वो एक अनुबंधित मजदूर के रूप में वो चले गए, जिसका नाम दिया गया गिरमिटिया प्रथा। उस समय एक शब्द आता था गिरमिटिया। हम गिरमिटिया प्रथा की बात करते हैं। हो सकता है आप लोग पढ़े हो, नहीं पढ़े हो तो जान लें गिरमिटिया था क्या, एक तरफ के बॉन्ड बनाना होता था। ये भी एक तरह के बॉन्ड ही था। और इस गिरमिटिया सिस्टम के अंतर्गत वह विश्व के अनेक देशों में ब्रिटिश सरकार भारतीयों को ले जाकर के एक मजदूर के रूप में उनसे काम लेते थे और वो वहीं रह गए। एक मजदूर के रूप में गए थे, गिरमिटिया मजदूर के रूप में वह गए थे। आज आप लोग भी जानते हैं विश्व के अधिकांश देशों में मोर देन 100 से अधिक कंट्री में पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन के लोग रहते हैं और बहुत सारे देशों में भारतीय मूल के लोग जो हैं
अच्छे अच्छे पदों पर है, हेड ऑफ द स्टेट है, प्रेसिडेंट है, प्राइम मिनिस्टर है। अभी सबसे चर्चित नाम है यूएसए के जो वाइस प्रेसिडेंट बनी है वो भारतीय मूल की ही है। अभी चर्चा का विषय है कि अभी जो यूएसए की जो वाइस प्रेसिडेंट बनी है वो भारतीय मूल की है। तो आज वो मजदूर नहीं है, आज वो वर्कर्स नहीं है, आज वह अच्छे अच्छे पदों पर है, बहुत बड़े इंडस्ट्रियलिस्ट उद्योगपति बन चुके हैं, बड़े बड़े पॉलिटिशियन हो चुके हैं। तो उन्हीं के सम्मान में प्रवासी भारतीय दिवस का आयोजन होता है। चले ये तो अलग बातें हैं, क्योंकि यहाँ पर ये अनुबंधित मजदूर शब्द आया और यहाँ पर दास वर्ड आया तो मुझे याद आ गया, तो मैंने आपको लिंक जोड़ के बता दिया। तो ये क्या है और इसको जानना हमारे लिए अनिवार्य होता है। इस तरह से पढ़ने का तरीका यही है, कंसेप्चुअल पढ़े, व्यूज को तैयार करके पढ़े तो अच्छा होता है हमारे लिए। तो यहाँ पर भारतीय को दास मानते थे, स्लेव मानते थे, और उन भारतीयों लोगों के साथ, उन भारतीय मजदूरों के साथ अनेक प्रकार के जातीय भेदभाव होता था, रेशियल डिस्क्रिमिनेशन जिसको कहते हैं, नस्लीय भेदभाव था, कलर्स का भेदभाव था, अनेक प्रकार से उनके साथ भेदभाव की जाती थी और भारतीयों को वो कूली कहकर बुलाते थे। भारतीयों क्या बोलते, कूली, सुनते होंगे कूली, कूली शब्द आप लोगों ने भी सुना होगा। तो भारतीय क्या करते थे, कूली, कूली समझते थे। और जो मजदूरों वहां पर काम करते थे, अनुबंधित मजदूर होते थे, उस अनुबंधित मजदूरों को व्यक्तिगत टैक्स भी देना होता था, व्यक्तिगत टैक्स जिसको वहां पर कहा गया पोल टैक्स। उनको वहां पर काम करने के लिए, जी भैया, वहां पर काम करने के लिए जो एग्रीमेंट होता था, उनको काम करने के लिए और काम जो करते थे उसके बदले उनको पोल टैक्स यानी व्यक्तिगत कर के रूप में, व्यक्ति कर के रूप में पेड करना होता था, जो कि कितना होता था, 3 पाउंड टैक्स भी देना होता था। देखो, उनको अनुबंध भी करना होता था, उनके साथ भेदभाव भी था, नस्लीय भेदभाव था, जातीय भेदभाव था। और ब्रिटिशर्स वहां पर बगान मालिक जो थे, भारतीय को दास भी कहते थे, दास मानते थे, कुली कहकर बुलाते थे, अपमान भी था। और ऊपर से इनको भारतीयों को टैक्स भी पेड करना होता था व्यक्ति कर के रूप में, जो कि 3 पाउंड होता था। जैसे और एग्जाम्पल के रूप में लगे, उन भारतीय मजदूरों को वहां पर वोटिंग का राइट नहीं था, मतदान का अधिकार नहीं था, एक निश्चित स्थान पर रहने की अनुमति भी नहीं होती थी, जबकि वह टैक्स पेड कर रहे थे, काम करने का मतलब टैक्स पेड कर रहे थे। उसके बाद भी वहां पर कितने बड़ा भेदभाव था भारतीयों के साथ कि उनको मतदान का अधिकार नहीं दिया गया था, एक सर्टेन प्लेस पर, एक निश्चित स्थान पर उनको रहने का अधिकार नहीं होता था। उन्हें नागरिक अधिकार, व्यापार की स्वतंत्रता, संपत्ति के अधिकार से जुड़े जो भी बातें थी सभी के साथ भेदभाव की जाती थी। यानी जब राइट वोटिंग का अधिकार नहीं था, वोट डालने का अधिकार नहीं था, तो नागरिक अधिकार तो दूर दूर तक नहीं प्राप्त होगा। यहाँ तक कि टैक्स पेड करने के बावजूद भी व्यापार की स्वतंत्रता उनको बिल्कुल नहीं था, संपत्ति अधिकार में भी उनके साथ भेदभाव की जाती थी। क्यों? क्योंकि भारतीय को वहां पर दास माना गया था, भारतीयों को ब्रिटिश बगान मालिक उन्हें कूली कह करके बुलाते थे। ये कंडीशन था, ये थे दक्षिण अफ्रीका में भारतीय। क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट्स के मन में आता है क्वेश्चंस कि क्या था भारतीय, क्यों गए थे वहां पर भारतीय, भारतीय के साथ क्या हो रहा था, क्या करने चले गए। तो गांधी जी को संघर्ष करने में और उसमें सफलता प्राप्त करने में 22 ईयर्स का एक लंबा समय लग गया। 22 ईयर्स, 22 वर्ष का बहुत लंबा समय होता है मेरे दोस्त। ये थे दक्षिण अफ्रीका में भारतीय। इसमें देखो फैक्ट्स भी है, कंसेप्ट भी है, दोनों बातों को मैं यहाँ पर जोड़ दिया हूं और इस प्रकार से आप अप्लाइड करते हैं तो आपका बेटर आंसर तैयार होगा, कंसेप्ट क्लियर होगा, व्यूज क्लियर होगा। ठीक है, यहाँ तो मुझे नहीं लग रहा कोई डाउट होगा, कोई समस्या होगी आपको। क्लियर?
अब ये जो समस्या थी, इसी समस्याओं के विरुद्ध गांधी जी का राजनीतिक संघर्ष दक्षिण अफ्रीका में प्रारंभ होता है। यही मैं दिखाऊं कि दक्षिण अफ्रीका में गांधी जी का राजनीतिक संघर्ष। दक्षिण अफ्रीका में महात्मा गांधी का राजनीतिक संघर्ष। अभी तो महात्मा नहीं बने हैं, मोहनदास करमचंद गांधी जी हैं। तो गांधी जी का राजनीतिक संघर्ष यहाँ होता है। और गांधी जी के राजनीतिक संघर्ष को मैंने दो भागों में बांटा है। गांधी जी के दक्षिण अफ्रीका में राजनीतिक संघर्ष को 22 ईयर्स का जो वहां पर लाइफ है, उनका जीवन है, तो संघर्षशील जीवन है, उसको हमने दो भागों में अब बांटा। उनके संघर्ष को दो भाग बांटा, फर्स्ट फेज और सेकेंड फेज। तो फर्स्ट फेज जो है गांधी जी का संघर्ष का 1894 से 1906 होता है, और सेकेंड फेज जो प्रारंभ होता है गांधी जी का, वो इसके बाद से लेकर के टिल 2014 तक। उसके बाद 9 जनवरी 1915 को सफलता प्राप्त करने के बाद वो इंडिया पहुंच जाते हैं। तो ये फर्स्ट फेज, ये सेकेंड फेज, ठीक है। तो यहाँ पर अब गांधी जी के पहला जो फेज है, प्रथम फेज 1894 से 1996 का जो गांधी जी का फेज है, 1894 से 1906 का जो गांधी जी का फेज है, जिसको उदारवादी चरण के नाम से भी जाना जाता है, और गांधी जी का सत्याग्रह प्रारंभ होता है 1894 से 1906 का जो फेज है। इस फेज को गांधी जी के संघर्ष को यहाँ पर उदारवादी चरण के नाम से जाना जाता है। अब यहाँ पर देखिए कि गांधी जी का दक्षिण अफ्रीका में पहला संघर्ष। अब गांधी जी दक्षिण अफ्रीका में जो पहला संघर्ष प्रारंभ किया, इस फेज में सबसे पहले उन्हें नटाल सरकार के मताधिकार विहीनता विधेयक के विरुद्ध था। पहला संघर्ष था। नटाल कहां पर है? साउथ अफ्रीका में। देखो, एक कहानी मैंने नहीं बताया क्योंकि कहानी तो आप लोग जानते होंगे कि गांधी जी जब साउथ अफ्रीका गए थे तो उनके साथ भी मिसबिहेव हुआ था, भेदभाव किया गया था। आप लोग जानते हो किस प्रकार गांधी जी डरबन से प्रिटोरिया की यात्रा कर रहे थे, और गांधी जी को ट्रेन के फर्स्ट क्लास के बॉगी से फोर्सली उतार दिया गया। क्यों उतार दिया गया? क्योंकि वो ब्लैक थे, जबकि उन्होंने कहा कि मेरे पास टिकट है, दिखाया भी, और कहा कि मैं भारत से आया हूं, मैं एक लीगल प्रैक्टिशनर हूं, एक कानून के सिलसिले में मैं साउथ अफ्रीका आया हूं। उसके बाद भी उनको बलपूर्वक उतार दिया। कहा कि वहां पर साउथ अफ्रीका में ब्लैक लोगों को, काले लोगों को ट्रेन के फर्स्ट क्लास के बोगी में जर्नी करने का अधिकार नहीं था, होटलों में रुकने का अधिकार नहीं प्राप्त था, इसे कोई अधिकार नहीं था। यहां तक कि आप पढ़ोगे, आपने जानते भी होंगे, जब प्रिटोरिया में गांधी जी होटल्स के लिए गए, वहां पर किसी होटल वालों ने उनको रुकने के लिए कमरा नहीं दिया, रूम नहीं दिया। अब पूरी रात ठंड में वह वहां पर रहे थे। यही से टर्निंग पॉइंट होता है गांधी जी में। इस प्रकार से था, गांधी जी ने उस समस्या को खुद झेला। और मैंने क्या कहा, यहाँ पर क्या था कि साउथ अफ्रीका में गांधी जी को के साथ जो मतभेद हुआ था, उन्होंने यहां पर देखा और फिर संघर्ष को प्रारंभ करते हैं। यहाँ पर यानी देखा कि पहला देखा कि ये भारतीय लोग मजदूरों को टैक्स देने के बावजूद भी यहाँ पर 3 पाउंड टैक्स देते हैं, व्यक्तिगत कर के रूप में पेड करता है भारतीय। उसके बाद भी भारतीयों को मतदान का अधिकार नहीं था, वोटिंग राइट नहीं था। और यही कारण कि गांधी सबसे पहले अपने आंदोलन का सबसे शुरुआत जो किया था, उन्होंने नटाल सरकार के विरुद्ध मताधिकार विहीनता विधेयक के विरुद्ध था। यह कानून जो नटाल गवर्नमेंट ने पास वहां पर किया था, भारतीयों के अगेंस्ट के लिए था, भारतीयों के अगेंस्ट में उन्होंने पास किया था कि इंडियंस को वोटिंग राइट प्राप्त नहीं होता। और इसी के विरुद्ध
गांधी जी यहाँ पर पहला संघर्ष प्रारंभ करते हैं और जिस संघर्ष के लिए उन्होंने एक इंस्टीट्यूशन का गठन किया, एक संगठन का काम गठन किया, जो संगठन का नाम था भारतीय नटाल संगठन। क्योंकि संघर्ष करने के लिए कोई तो इंस्टीट्यूशन चाहिए, कोई संस्था चाहिए जिसके माध्यम से आप संघर्ष करते हैं। और इसके लिए महात्मा गांधी ने भारतीय नटाल संगठन की स्थापना की और गांधी जी के लीडरशिप में वहां पर रहने वाले लगभग 400 भारतीयों ने इस विधेयक के विरुद्ध एक याचिका प्रस्तुत किया था। ठीक है, और उसी टाइम होता है कि गांधी जी का 1 वर्ष पूरा होता है और गांधी जी वापस आने के लिए सोचते हैं, लेकिन भारतीय लोग उनको रोक देता है। मैंने पहले ही बताया था, गांधी उनको लोगों ने रोक दिया, रोका, रिक्वेस्ट किया कि आप यहाँ रहें, क्योंकि वहां पर जो भारतीय लोग जो थे, जो मजदूर थे, गन्ने के खेतों में काम करने वाले लोग थे, उनको अंग्रेजी नहीं आता था, इंग्लिश बोलना नहीं जानते थे, इंग्लिश में अच्छे से लिखना नहीं जानते थे, और गांधी जी उनके रिक्वेस्ट पर वहां पर रुके थे। हालांकि कुछ समय के बाद, 3 वर्ष के बाद, गांधी जी 1896 में समुद्र के रास्ते से भारत आए और राजकोट पहुंचे, गुजरात पहुंचे। उस समय बॉम्बे में प्लेग फैला हुआ था, बुबेनिक प्लेग, मैंने बताया था आप लोगों को। तो बुबेनिक प्लेग उस समय फैला हुआ था और गांधी जी ने स्वयं भी इस काम में लगा दिया, लेकिन दक्षिण अफ्रीका में रहने वाले भारतीय, नटाल में रहने वाले भारतीय ने अर्जेंट गांधी जी को बुलाया और गांधी जी 1896 में, दिसंबर 1896 में, कुछ ही महीने के बाद 100 परिवार पूरे फैमिली के साथ गांधी जी डरबन चले गए, यानी साउथ अफ्रीका डरबन पहुंच गए। ठीक है, और जैसे गांधी जी शिप से गए थे, समुद्र के रास्तों से गए थे, और जैसे गांधी जी वहां पहुंचते हैं, गांधी जी जैसे वहां पहुंचा तो ब्रिटिशर्स, यूरोपीय लोग इनके अगेंस्ट हो चुका था, और शिप के रास्ते से जैसे पहुंचे तो 4000 यूरोपीय लोगों ने गांधी जी को उसी बंदरगाह पर घेर लिया। उनको गांधी जी के पूरे परिवार को घेर लिया, गांधी जी को भी घेरा, गांधी जी को वहां पर पिटाई भी कर दिया, लेकिन उसके बावजूद भी गांधी जी अपने आंदोलन को वापस नहीं लिए, वह अपने कदम को पीछे नहीं हटाए और संघर्ष को उन्होंने जारी रखा। इस प्रकार से अपमानित जो गांधी जी को किया गया, यह अपमान गांधी जी के लिए एक नया जोश पैदा कर दिया। हालांकि पुलिस ने उनको सुरक्षित बचाया था, नहीं तो गांधी जी का जान ले लेता, वहां पर गांधी जी का जान वहां पर ले लेता लोगों ने, यूरोपियन लोगों ने। तो ब्रिटिशर्स इस तरह से गांधी जी के अगेंस्ट में वहां पर स्टार्टिंग में हो चुके थे, यूरोपीय लोग हो चुके थे, लेकिन पुलिस ने उन्हें सुरक्षित बचाया, फिर 100 परिवार वो निकले थे। अब देखते हैं, गांधी जी जब पहुंचते हैं तो वहां पर स्टार्ट होता है बोअर युद्ध। सुनते होंगे, गांधी जी को बोअर युद्ध हुआ था, बोअर युद्ध का सम्मान भी गांधी जी को प्राप्त हुआ था। ये क्या था बोअर युद्ध, उसको बारे में जाने। ये बोअर थे को, और इस युद्ध में गांधी जी ब्रिटिशर्स के फेवर में काम किया था। तो पहले ये जाने बोअर थे कौन। ये बोअर जो थे वह डच मूल के दक्षिण अफ्रीकी लोग थे। ये बोअर कौन थे, डच मूल के लोग थे, और ये दक्षिण अफ्रीकी थे, डच मूल के लोग थे एक्चुअल में, और ब्रिटिश सरकार के अगेंस्ट में संघर्ष कर रहे थे, ब्रिटिश सरकार के अगेंस्ट में लड़ रहे थे, ब्रिटिश सरकार से लड़ रहे थे अपने अधिकारों के लिए। और इस युद्ध में गांधी जी ने स्वयं सेवक के रूप में काम किया, एज ए वॉलंटियर काम किया।
और यहाँ पर अब देखिए गांधी जी ने इस युद्ध में ब्रिटिश सरकार की सहायता किया था। ब्रिटिश सरकार की सहायता के लिए नटाल इंडियन एम्बुलेंस कोर का गठन किया। बटाल नहीं होगा यहाँ पर, मिस स्प्रिंट है यह। उन्हें नटाल इंडियन एम्बुलेंस कोर का गठन किया था। नटाल इंडियन एम्बुलेंस कोर का गठन किया और जो भी उसमें सैनिक घायल होते थे, इंजर्ड होते थे, उनके लिए स्ट्रेचर की व्यवस्था किया। उस स्ट्रेचर से उनको हॉस्पिटल पहुंचाते थे, उनके इलाज करवाते थे। मैंने क्या कहा, गांधी जी इस युद्ध में ब्रिटिशर्स की सहायता किया था और नटाल एम्बुलेंस कोर का गठन भी किया था। और इस नटाल एम्बुलेंस कोर के माध्यम से घायल सैनिकों की सेवा कार्य करना, उनको इलाज के लिए हॉस्पिटल पहुंचाना, उनके लिए स्ट्रेचर की व्यवस्था करना, एज ए वॉलंटियर का जो काम होता है, एज ए वॉलंटियर के रूप में वहां पर काम किए। और जिसके लिए ब्रिटिश सरकार ने गांधी जी के काफी शाबाशी किया था, उनको पुरस्कार भी प्रदान किया। और इसी के बाद गांधी जी की चर्चा इंग्लैंड में भी होना प्रारंभ होता है। और 1901 में 1901 में गांधी जी सेकेंड टाइम अपने उस 22 वर्ष के दौरान, जो 22 ईयर्स का जो उन्होंने टाइम दिया था, वहां पर उसी दौरान पहली बार तो हमने पढ़ा 1896 में आए थे, कुछ समय के लिए, कुछ महीनों के लिए आए थे, फिर वापस चले गए। और 1901 में गांधी जी उस समय के लिए फिर भारत आए और कलकत्ता में कांग्रेस का अधिवेशन हुआ था। उसमें उस अधिवेशन में गांधी जी पहली बार भाग लिए। गांधी जी का कांग्रेस से मुलाकात, यानी कांग्रेस पार्टी से मुलाकात पहली बार 1901 में कहां पर, कलकत्ता में होता है। कलकत्ता कांग्रेस में वह शामिल हुए थे, जिसमें कांग्रेस नेताओं से वह मिले भी थे। और कांग्रेस नेता ने बोर युद्ध के लिए गांधी जी का सपोर्ट भी किया था। अब फिर 1902 ईस्वी में फिर वहां से बुलावा आया और फिर गांधी जी 1902 ईस्वी में पुनः दक्षिण अफ्रीका चले गए। ठीक है, अब देखिए संघर्ष को उन्होंने जारी रखा। मैंने क्या, गांधी जी पर हमला हुआ था, यूरोपियन लोगों ने गांधी जी पर हमला किया, उसके बाद भी गांधी जी ने अपने डिसीजन को बैक नहीं लिया। इस प्रकार से संघर्षशील व्यक्ति थे गांधी जी। जो प्रेरणा के स्रोत हैं, गांधी जी की विचारधाराएं जो है, आज भी उनकी विचारधारा प्रासंगिक है। क्यों प्रासंगिक है? जब उनके कार्य करने की आप शैली देखते हो, अब गांधी जी को अच्छे से पढ़े और गांधी जी के कार्य करने की शैली को आप देखें बेटा, तो निश्चित रूप से आपको लगेगा कि किस प्रकार के वो एक इंसान थे, उनकी आइडियोलॉजी क्या था। एक विदेश में जाकर के 4000 व्यक्तियों के द्वारा घेरे जाना, उन पर हमला किया गया, तो डर के वो वापस आ जाते, भाग करके आ जाते। क्या जा रहा था उनका तो कोई अपना परिवार नहीं था, परिवार तो साथ वो ले गए थे, वो भी दक्षिण भारतीय लोग थे वहां पर। लेकिन नहीं, यही गांधी जी की मानवता कहता है, यही गांधी जी की विचारधाराएं कहती है। आगे वह हमले ने गांधी जी के उद्देश्यों को रोक नहीं पाया, संघर्ष को रोक नहीं पाया। और इसके बाद तो गांधी जी के संघर्ष का भी प्रबल हो चुका था। गांधी जी के इरादों पर वह आक्रमण किसी प्रकार से आघात नहीं पहुंचा पाया। ये थे गांधी जी। ठीक है, और फिर वापस 1901 में गए, कुछ समय रहे वहां पर, कांग्रेस अधिवेशन में भाग लिया कलकत्ता में, कांग्रेस नेताओं से मिले, कांग्रेस नेता ने उनके संघर्ष को सपोर्ट भी किया था। और फिर 1902 में आकर के गांधी जी पूरा साउथ अफ्रीका वापस आ गए। ठीक है, अब 1903 में जब पुनः साउथ अफ्रीका गांधी जी आते हैं, तो वहीं पर उन्होंने इंडियन ओपिनियन के नाम से उन्होंने
न्यूज़पेपर प्रकाशित किया। यह न्यूज़पेपर साप्ताहिक न्यूज़पेपर था और इंग्लिश और गुजराती भाषा में प्रकाशित होती थी, इंडियन ओपिनियन। और गांधी जी सार्वजनिक जीवन की जो तरफ अपना कदम बढ़ाते हैं, तो जॉन रॉस्किन की एक बुक है, यहाँ पर मैं लिखा हूँ, क्वेश्चन इस टाइप से क्वेश्चन इफेक्ट हो गया, यहाँ पर इस टाइप से क्वेश्चन आपके पेपर में होता है। तो इफेक्ट को आप देखोगे, जॉन रॉस्किन की एक बुक है, आपने पढ़ा भी होगा, हो सकता है नहीं पढ़े तो पढ़ लें, कि अनटू द लास्ट। जॉन रॉस्किन की लिखा हुआ बुक है अनटू द लास्ट। काफी बार ये क्वेश्चन पूछा है। इस बुक से, इन बुक के विचारों से, बुक में जो लिखे गए विचार थे, इससे गांधी जी काफी प्रभावित हुए और इस बुक को पढ़ने के बाद गांधी जी सार्वजनिक जीवन की तरफ, पब्लिक लाइफ की तरफ अपना कदम बढ़ा दिया। उसके बाद गांधी जी एक जगह न, केवल नटाल में नहीं, हम पढ़ेंगे नटाल, डरबन, प्रिटोरिया, जोहान्सबर्ग। जोहान्सबर्ग में तो काफी लंबे समय तक गांधी जी रहे। फोनेक्स आश्रम की स्थापना की, डरबन के, फोनेक्स के, और यहीं पर सार्वजनिक जीवन की जो शुरुआत होती है गांधी जी का एक्चुअल में, वो 1904 के, कहा से, डरबन के फोनेक्स से, जहां पर उन्होंने फोनेक्स आश्रम की स्थापना की। सुनते होंगे, ये भी क्वेश्चंस काफी बार पूछा गया। तो इस प्रकार से गांधी जी संघर्ष कर रहे थे, संघर्ष कर रहे थे। ओके, अब देखिए, गांधी जी का साउथ अफ्रीका में पहला चरण हम लोग पढ़ लिए। बोर युद्ध समाप्त होता है, गांधी जी को सफलता प्राप्त होती है और ब्रिटिश सरकार गांधी जी की काफी प्रशंसा किया, बोर सम्मान भी प्रदान किया था। वहीं से गांधी जी चर्चित हो गए, बाहर भी आते हैं, कांग्रेस से मुलाकात होता है, वहां भी चर्चित हुए गांधी जी। और अपने सार्वजनिक जीवन जीने के लिए फोनिक्स आश्रम की स्थापना की, जहां पर उस आश्रम में रहने के लिए, लोगों के खाने पीने के लिए अनेक कार्यक्रम की व्यवस्था की गई थी। और सत्याग्रह, फोनिक्स आश्रम जो था, सत्याग्रह का बहुत बड़ा केंद्र बना। अब देखते हैं गांधी जी का दक्षिण अफ्रीका में सेकेंड फेज, दूसरा चरण जो प्रारंभ होता है। उससे पहले मेरे दोस्त, फिर मैं आप लोगों से आग्रह करता हूं कि आप लोग, ये तो फ्री क्लास ले रहे हैं, अनअकैडमी के द्वारा बहुत सारी सुविधाएं आपको दी जा रही है और इसमें कोई डाउट नहीं है कि आपको लाभ भी मिलता होगा। फिर इससे भी अधिक लाभ प्राप्त करने के लिए बहुत सारी ऐसी बातें होती है जहां पर यहाँ पर अवेलेबल नहीं हो पाता, जो मैंने आपको बताया था। इसलिए मैं आपसे, आप लोगों से पुनः मैं कहूंगा कि आप लोग अनअकैडमी का सब्सक्रिप्शन जरूर लें। सब्सक्रिप्शन लेने के बाद बहुत सारे अपॉर्चुनिटी, बहुत सारे एडवांटेज, लाभ आपको प्राप्त होगा, बहुत सारे फैसिलिटीज जो आप कोचिंग में जाके खोजते हो, इधर उधर भागते हैं, फिर भी सही मार्गदर्शन नहीं मिल पाता है, उलझ जाते हैं, फंस जाते हैं, क्या करे क्या नहीं करे। इसी समस्या को समाधान अनअकैडमी ने करके दिखा दिया है, सिर्फ आप लोगों के लिए, क्योंकि अनअकैडमी का एक ही टारगेट है, रिजल्ट ओरिएंटेड, जो हमारे स्टूडेंट सफल हो। तो मैं कहूंगा ये कब प्राप्त होगा आपको, जब अनअकैडमी का आप सब्सक्रिप्शन लेते हैं, यानी आप अनअकैडमी में एडमिशन लेते हैं। और अनअकैडमी में जो आप सब्सक्रिप्शन लेते हो, एडमिशन लेते हो, तो मैं सलाह करूंगा कि आप आइकॉनिक ज्वाइन करें, बिल्कुल आइकॉनिक ज्वाइन करना चाहिए, तो आइकॉनिक में वो सारी सुविधाएं हैं जो ये सफलता प्राप्त करने के लिए हमें चाहिए। आप एक नहीं, 1 या 2 वर्ष के लिए, 3 वर्ष अधिक लग रहा हो, 1 वर्ष 2 वर्ष, इन दोनों में से कोई एक आप सब्सक्रिप्शन ले लें। वन टाइम पेमेंट नहीं कर सकते हैं तो मंथली पेमेंट कीजिए, उसके लिए भी व्यवस्था है, लेकिन आपको मस्ट बी ज्वाइन इन आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन। आइकॉनिक ही ज्वाइन करें, आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन लें आप। और 2 ईयर्स अधिक भी लग रहा है, 1 वर्ष का ले, लेकिन 2 ईयर्स लेते हैं और अधिक बेनिफिट प्राप्त होगा।
क्योंकि प्रिपरेशन करने के लिए कम से कम 2 वर्ष का समय लगता है एक्चुअल में, जहां पर आपको बेसिक से एडवांस के बॉटम से सिखाई जाएगी और टॉप तक आप पहुंचाए जाएंगे। आप वन टाइम पेमेंट नहीं कर सकते हैं, इंस्टॉलमेंट पे पेमेंट कर लें, मंथली पेमेंट कर दीजिए, लेकिन समय वेस्ट मत करें, समय खराब नहीं करें। समय किसी का इंतजार नहीं करता है। महामारी चल रहा है, कहां कहां जाओगे आप, भागोगे? अब क्यों भागे? मेंटेलिटी को चेंज करना होता है। वो समय समाप्त हो गया, लोग वहां जाएंगे, ये करेंगे, वह करेंगे, नहीं। जब घर बैठे आपको सारी सुविधाएं दी जा रही हैं, सारी फैसिलिटीज आपको प्राप्त हो रहा है, तो हम भागे क्यों? घर में फैमिली के साथ रह करके, घर का खाना खा करके, इससे क्या बेनिफिट हो रहा है कि हमें लॉजिंग फूडिंग की समस्या नहीं हो रही है। अब पेमेंट भी, फी भी बहुत कम है, नॉमिनल फी है। आप कहीं भी जाते हो ऑफलाइन में, आप लोग खुद मैच्योर स्टूडेंट से जानते ही होंगे, तो आप इतने कम फी में नहीं पढ़ पाओगे। तो मैं कहूँगा कि आपको ज्वाइन करना चाहिए, निश्चित रूप से ज्वाइन कर लेना चाहिए, और ज्वाइन करके अपने प्रिपरेशन को कंटिन्यू रखिए। ठीक है, ओके। आई होप मेरी बात आप समझेंगे और समझ करके ज्वाइन करेंगे। मैं भी मिलूंगा पढ़ाने के लिए आपको, और सारी बातें हैं जो आप जब सब्सक्रिप्शन लेते हैं वहां पर मैं बताऊंगा, कैसे आंसर राइटिंग डेवलप करें, स्ट्रेटेजी क्या हो, प्लानिंग क्या हो, सारी बात वहां पर मैं बताऊंगा। वहां पर आपको सारे नोट्स अवेलेबल मिलेंगे, स्टडी मटेरियल मिलेगा आपको, फीडबैक मिलेगा आपको, प्रैक्टिस सेशन चलाई जाती है प्रीलिम्स के लिए, मेंस के लिए, सारा कुछ क्वेश्चन आंसर प्रैक्टिस प्रत्येक दिन होता है, और मेन में अच्छा करते तो फाइनल सिलेक्शन होता है। ये कहाँ मिलेगा, कब मिलेगा? आपका सब्सक्रिप्शन लेने के बाद ही, यानी एडमिशन लेने के बाद ही मेरे दोस्त। ठीक है, ओके। अब देखिए, गांधी जी का दक्षिण अफ्रीका में तो संघर्ष प्रारंभ होता है। पहला तो पढ़े सेकेंड फेज, गांधी जी का साउथ अफ्रीका के सेकेंड फेज का संघर्ष, दूसरा फेज जो है, टाइम 1905 से 1915, 1915 नहीं किया, मैं ये कहूँगा 1905 से 1914, क्योंकि 9 जन 1915 को वापस आ ही जाते हैं। अब मैंने कहा, उन्होंने डरबन में फोनिक्स आश्रम की स्थापना किया था। फोनिक्स आश्रम क्या था? उसी को वहां पर सत्याग्रह आश्रम, वो सत्याग्रहियों का आश्रम था। वो आश्रम जो था सत्याग्रहियों का आश्रम था, वहां के लोगों ने उनको साथ दिया था। और गांधी जी जो इस फेज में प्रारंभ करते हैं, पहला संघर्ष जो प्रारंभ होता है सत्याग्रह के साथ, जो प्रारंभ होता है वह ट्रांसवाल सरकार के विरुद्ध। जब ट्रांसवाल सरकार ने 1906 में भारतीयों को अपमानित करने के लिए बिल प्रस्तुत किया। देखो, तो यहाँ पर पहला संघर्ष जो गांधी जी का था, आपने पढ़ा हुआ, याद कीजिए। फर्स्ट जो पहला फेज पढ़े, गांधी जी का पहला संघर्ष नटाल कांग्रेस के विरुद्ध था, जो भारतीयों को वोटिंग राइट से दूर करने के लिए जो बिल पास किया था। और सेकेंड फेज का जो पहला संघर्ष गांधी जी का प्रारंभ होता है, वो सत्याग्रह के साथ ही प्रारंभ होता है, जब ट्रांसवाल सरकार ने 1906 में भारतीयों को अपमानित करने के लिए एक बिल प्रस्तुत किया था। प्रस्तुत किया, और वो क्या था, इसलिए मैं यहां लिखा हूं, गांधी जी ने पहली बार एक्चुअली, वास्तव में, साउथ अफ्रीका में सत्याग्रह का प्रयोग एशियाटिक रजिस्ट्रेशन बिल के विरुद्ध था, जो भारतीयों को अपमानित करने के लिए था। इसमें गांधी जी सफल हुए। इसके लिए गांधी जी ने एक नई टेक्निक, पेसिव रेसिस्टेंस एसोसिएशन की स्थापना की। ठीक है, क्या क्या गांधी जी ने पेसिव रेसिस्टेंस एसोसिएशन
कि यहाँ पर गांधी जी ने स्थापना किया था। ठीक है, और यहाँ पर यह सत्याग्रह गांधी जी का सफल सत्याग्रह होता है। गांधी जी का जीवन का पहला सत्याग्रह क्या हुआ? सफल सत्याग्रह साउथ अफ्रीका में प्राप्त। नेट टेक्निक, टेक्निक क्या था उनका? पेसिव रेसिस्टेंस, पेसिव रेसिस्टेंस था, और इसी नाम से उन्होंने पेसिव रेसिस्टेंस एसोसिएशन के स्थापना भी किया। ठीक है, अब देखिए 1910 में गांधी जी ने टोल्स्टॉय फार्म की स्थापना किया। टोल्स्टॉय फार्म जो थी, यह भी सत्याग्रहियों का एक बहुत बड़ा स्थल था। और मैं यहाँ पर इसलिए मैं क्लियर कर दिया हूं कि गांधी जी ने सत्याग्रहियों के परिवारों के निवास के लिए, जो वहां पर भारतीय लोग और अन्य लोग जो गांधी जी को सहयोग दे रहे थे, जिनको कहा गया सत्याग्रही, उन सत्याग्रहियों के परिवारों के निवास के लिए गांधी जी ने टोल्स्टॉय फार्म की स्थापना किया। और इस संगठन की स्थापना में, इस फॉर्म की स्थापना करने में एक उनके जर्मन मित्र थे, जर्मन के मित्र थे हरमन कालिनबाख, भारत के उद्योगपति रतन टाटा, हैदराबाद की निजान, इंडियन नेशनल कांग्रेस, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस, मुस्लिम लीग ने इनको फाइनेंशियल सपोर्ट दिया था, आर्थिक सहायता प्रदान किया था। और ये जो टोल्स्टॉय फॉर्म जो था, किसके लिए था? सत्याग्रहियों के लिए। सत्याग्रहियों के लिए गांधी जी ने इस फॉर्म की स्थापना की। उनके परिवार के निवास के लिए, उनके भरण पोषण के लिए अनेक कार्यक्रम को गांधी जी चलाया था, और संघर्ष उनका जारी रहा, जिसमें साथ कौन दिया? जर्मन उनके दोस्त थे हरमन कालिनबाख, जो गांधी जी से काफी प्रभावित थे, उनके विचारधाराओं को काफी मानते थे, बहुत बड़े फॉलोअर थे गांधी जी का। हरमन कालिनबाख, रतन टाटा, कौन नहीं जानता इनको, महान उद्योगपति, हैदराबाद निजाम, इंडियन नेशनल कांग्रेस भारत से, मुस्लिम लीग ने सभी ने गांधी जी को आर्थिक सहायता प्रदान किया। देखिए एक बात मैं आपको बता दूं, जब गांधी जी साउथ अफ्रीका में संघर्ष कर रहे थे, तो अपने संघर्ष के दौरान गांधी जी को मार्गदर्शन भी मिल रहा था, और एक उदारवादियों के एक महान नेता थे जिनका नाम था गोपाल कृष्ण गोखले, जीके गोखले। जीके गोखले हमेशा भारत से जाकर के ये साउथ अफ्रीका जाते थे, और साउथ अफ्रीका जाके उन्होंने गांधी जी को हमेशा राजनीतिक मार्गदर्शन, राजनीतिक मार्गदर्शन इनको प्रदान किया था। यही कारण है कि गांधी जी ने गोपाल कृष्ण गोखले को इनको अपना और राजनीतिक गुरु माना। क्वेश्चन आता है, तो नॉर्मल क्वेश्चन है, सभी जानते हैं, तो गांधी जी अपने राजनीतिक गुरु किसको मानते थे? गोपाल कृष्ण गोखले को मानते थे। और गोपाल कृष्ण गोखले दक्षिण अफ्रीका जाकर के गांधी जी को हमेशा राजनीतिक मार्गदर्शन प्रदान किया। हालांकि 1915 में जिस वर्ष गांधी जी साउथ अफ्रीका से इंडिया आते हैं, उसी वर्ष उदारवादियों के दो बड़े नेता फिरोज शाह मेहता और गोपाल कृष्ण गोखले दोनों का मृत्यु होता है। और गोपाल कृष्ण गोखले ने 1915 में ही, जब गांधी जी वहां पर सफलता प्राप्त कर रहे थे, और सफलता प्राप्त पूर्ण रूप से जब कर चुके थे, तो गांधी जी को उन्होंने रिक्वेस्ट किया कि आप भारत चलें, और आपकी जरूरत इंडिया में भी है। और उसके बाद गांधी जी भारत पहुंचते हैं, और उसके बाद तो गांधी जी ने भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन का दिशा ही बदल दिया, एक नई विचारधारा को जन्म दिया। भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन में एक नई विचारधारा आई। मैं ये कहूंगा कि गांधी जी ने भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन की दशा और दिशा दोनों को बदल के रख दिया।
इसमें कोई दो मत नहीं है। एक नए व्यूज लाया, एक नए कंसेप्ट लाया, नई अवधारणाएं, नई सोच भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन में डेवलप होता है। कब? गांधी जी के पदार्पण के बाद, भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन में गांधी जी के आने के पश्चात। उस पर भी हम लोग आगे चर्चा करेंगे। पहले साउथ अफ्रीका में गांधी जी के कार्यक्रम को मैं समाप्त करता हूं, ठीक है दोस्त, उसके बाद यहाँ भी पहुंचेंगे। तो यहाँ देखता हूं मैं, जो गोपाल कृष्ण गोखले भारत से जाकर के गांधी जी को सपोर्ट क्या कर देते, गाइडलाइन प्रदान कर देते। यही कारण है कि गांधी जी गोपाल कृष्ण गोखले को अपना पॉलिटिकल गुरु माना, अपना राजनीतिक गुरु माना, ठीक है। और यहाँ पर जो गांधी जी का जो सेकेंड फेज है कि 1905 से 1914, 1905 से तो 1914 का जो है, इसमें गांधी जी पूर्ण रूप से एक सत्याग्रहियों के द्वारा, खुद सत्याग्रही बन करके वहां पर यूरोपियंस एंड ब्रिटिशर्स के अगेंस्ट संघर्ष प्रारंभ किया और फाइनली सफलता मिला। मैंने क्या कहा कि गांधी जी को सफलता पहले मिल गया, कहां पर? तो ट्रांसवाल सरकार ने भारतीयों को अपमानित करने के लिए जो बिल प्रस्तुत किया था, जिसका नाम था एशियाटिक रजिस्ट्रेशन बिल के विरुद्ध, और सक्सेसफुल हुआ। अब आगे देखिए आप, तो गांधी जी जो जो 1905 तो मैंने कहा से 1914 का जो फेज है, सेकेंड फेज, ये जो गांधी जी का सेकेंड फेज का जो साउथ अफ्रीका में है, जिसमें गांधी जी ने एशियाटिक रजिस्ट्रेशन एक्ट, पोल टैक्स, तो व्यक्ति कर के रूप में भारतीयों को वहां पर देना होता था, जो एग्रीमेंट था, एग्रीमेंट के रूप में वहां मजदूर काम करते थे, तो पोल टैक्स देना होता था। इसके विरुद्ध उन्होंने संघर्ष किया, एशियाटिक रजिस्ट्रेशन एक्ट के विरुद्ध संघर्ष किया। इन सभी में इनको सफलता प्राप्त हुआ। और अब इमिग्रेशन लॉज और प्रवासी कानून के विरुद्ध संघर्ष किया, जिसमें वह सफल हुए। और इस तरह से गांधी जी का साउथ अफ्रीका में ये यात्रा था। गांधी जी की ये यात्रा 1893 से लेकर के 1914 तक गांधी जी का चला। ये साउथ अफ्रीका में गांधी जी थे। और इस प्रकार से साउथ अफ्रीका में सफलता प्राप्त करने के पश्चात 9 जनवरी 1915 को गांधी जी इंडिया वापस अपने धरती पर वापस आए, भारत आए। और इसी दिन को हम लोग प्रवासी भारतीय दिवस के रूप में मनाते हैं, एनआरए डेज के रूप में भी जाना जाता है, ठीक है। वो गांधी जी के सम्मान में ही डेट रखा गया था। अब हम लोग जो पढ़ने जा रहे हैं, थोड़ा सा मैं और टाइम लूंगा आप लोग से, ये काफी इंटरेस्टिंग टॉपिक है। अभी तक तो हम लोग पढ़े दक्षिण अफ्रीका में गांधी जी, अभी जो हमने पढ़ा कि साउथ अफ्रीका में गांधी जी। अब भारत में गांधी जी का जो पदार्पण होता है, थोड़ा उसके बारे में भी हम लोग पढ़े। अब गांधी जी का भारत आगमन, ये जो गांधी जी का भारत आगमन है, वह 1915 से, यहां पर हम देखते हैं 1915 से 1948 आंदोलन, 9 जनवरी 1915 वो गांधी साउथ अफ्रीका से इंडिया पहुंचते हैं। आफ्टर 22 ईयर्स, बहुत लंबा संघर्ष किया और एक सफल प्रयोग करने के पश्चात ही भारत पहुंचते हैं। प्रेरणा स्वरूप है, इसमें कोई दो मत नहीं है। बहुत जिद्दी इंसान थे, इसमें कोई दो मत नहीं है। जो उन्होंने ठान लिया उसको वह पूरा करते ही थे। संघर्ष करने में 22 वर्ष क्यों लगा? उन्हें ठान लिया था कि जब तक मुझे सफलता प्राप्त नहीं होगा मैं वापस नहीं जाऊंगा। भारतीयों के हितों की रक्षा करने के लिए पहुंच गए और एक सफल सत्याग्रही बनकर के ही वापस आते हैं। यह कारण के भारत में भी उसी प्रकार उन्हें सत्याग्रह का प्रयोग करते हैं। हम लोग, मैं डिटेल किसी सेशन में बताऊंगा आप लोगों को, गांधी जी के आइडियोलॉजी के बारे में बताऊंगा कि गांधी के विचारधाराओं पर भी मैं लंबा
सेशन लूंगा आप लोगों को, जो उनके विचारधारा को पढ़ेंगे कि उनका सत्याग्रह के पीछे क्या विचारधारा था, उनके शैक्षणिक विचारधाराएं क्या थी, उनकी आर्थिक विचारधाराएं क्या थी, धार्मिक विचारधाराएं क्या थी, राजनीतिक विचारधाराएं क्या थी, सभी पर हम लोग एक सेपरेट सेशन में मैं आप लोगों को बताऊंगा। पहले यहाँ पर गांधी का भारत आगमन, तो आगे गांधी जी का स्वागत करें इंडिया में। अब गांधी जी जब भारत पहुंचते हैं तो मैंने क्या कहा, और जब वो भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन में कदम रखते हैं, उन्होंने भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन में कदम रखा 1917 से। इंडियन नेशनल मूवमेंट असल में क्या है, गांधी जी का इंडियन नेशनल मूवमेंट में जो पदार्पण होता है वह 1917 से होता है, चंपारण सत्याग्रह से। लेकिन कुछ इतिहासकार एक्सपर्ट ये भी लिखते हैं कि जब रॉलेट एक्ट से उन्होंने प्रारंभ किया था, एक्चुअल में गांधी जी के भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन में योगदान जो होता है 1919 से होता है, 1919 से होता है, 1919 से होता है, कुछ एक्सपर्ट का ये भी मानना है। लेकिन यह चंपारण सत्याग्रह जो था वह भी भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन का एक पार्ट था, किसानों का आंदोलन था, किसानों का एक्सप्लॉयटेशन हो रहा था, वहां के नील बागान मालिकों ने भारतीय किसानों का शोषण कर रहे थे, अपनी हानि को कंपनसेट करने के लिए भारतीयों के ऊपर, वहां के चंपारण के किसानों के ऊपर टैक्स काफी इंपोज कर दिया था। इन समस्याओं के विरुद्ध गांधी जी का पहला सत्याग्रह प्रारंभ होता है भारत में चंपारण से। ये जो 2 वर्ष का जो टाइम है, देखते हैं 1915 में आए, 1917 से वो अपनी संघर्ष को प्रारंभ करते हैं। ये 2 वर्ष, ये जो 2 वर्ष का जो टाइम है वो गांधी जी ने भारत को जानने के पीछे लगा दिया कि इंडिया में क्या है, इंडिया को अच्छे से जाने समझे, यहाँ के मानसिकता को जानने का प्रयास किया, पहचानने का प्रयास किया। क्योंकि जब गांधी जी इंडिया पहुंचते हैं तो सबसे पहले उन्होंने अहमदाबाद में, 2 फैक्ट्स है जानते होंगे आप लोग, नॉर्मल क्वेश्चंस है, तो अहमदाबाद में साबरमती नदी किनारे उन्होंने सत्याग्रह आश्रम की स्थापना करते हैं। ठीक है, साबरमती आश्रम, इसे साबरमती आश्रम के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, और उस समय जो ये जो सिचुएशन था, समस्या क्या थी उस समय, क्या चल रहा था, फर्स्ट वर्ल्ड वॉर, उस समय प्रथम विश्व युद्ध चल रहा था। 1914 से 1918 का जो टाइम है ये क्या है, प्रथम विश्व युद्ध का समय है। और जो मैंने अभी बताया था, गांधी जी जब साउथ अफ्रीका में थे, साउथ अफ्रीका से उनको काफी प्रसिद्धि मिल चुका था, साउथ अफ्रीका में भी, भारत में भी, और पूरे ब्रिटेन में भी लोग जान चुके थे जो गांधी जी क्या है, कौन है गांधी। इंडिया में भी उनकी काफी चर्चाएं हो रही थी, उसी प्रकार से उनकी चर्चाएं पूरे ब्रिटेन में भी हो रहा था, क्योंकि उन 22 वर्षों के दौरान गांधी जी ब्रिटेन गए थे, ब्रिटिश सरकार से काफी बार मिले थे, और उनके संघर्ष के बाद ही उनको भारतीयों को अधिकार भी प्राप्त हुआ था। इस बात की जानकारी पूरे विश्व को हो चुका था, गांधी जी काफी प्रसिद्धि पा चुके थे। तो 9 जनवरी 1915 को इंडिया आने पर उन्होंने साबरमती आश्रम की स्थापना किया, और उस समय चला था प्रथम विश्व युद्ध। उस समय प्रथम विश्व युद्ध का चल रहा था, दौर चल रहा था, और प्रथम विश्व युद्ध के कारण भारतीयों की स्थिति बहुत खराब हो चुकी थी। मैंने क्या कहा कि भारत युद्ध की पूर्ति के लिए बहुत सारे यहाँ से माल जा रहे थे, भारत की स्थिति खराब था ही। चले वो अलग बातें हैं। यहाँ पर हम देखते हैं कि इस युद्ध में ब्रिटिश सरकार ने भारतीयों से कहा कि वह ब्रिटिश सरकार की ओर से प्रथम विश्व युद्ध में भाग ले, और गांधी जी को कन्विंस किया, गांधी जी को
कन्विंस किया था कि वो भारतीय युवाओं से कहे, भारतीय लोगों से कहे कि फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में वह ब्रिटिश सरकार का सहयोग करे, सेना में शामिल हो और यहां पर युद्ध करे। और उन्होंने एक मौखिक रूप से मौखिक रूप से उन्होंने प्रॉमिस किया था कि आफ्टर फर्स्ट वर्ल्ड वॉर हम इंडिया को छोड़ करके चले जाएंगे, इंडिया को फ्री करके चले जाएंगे। और उसी बातों में गांधी जी भी आए, उसी बातों में गांधी जी आगे थे और गांधी जी ने भारतीयों से कहा कि प्रथम विश्व युद्ध में वह ब्रिटिशर्स का साथ दे और ब्रिटिशर्स की ओर से युद्ध करे। तो वह क्या, गांधी जी की यहां पर आलोचनाएं होने लगी, गांधी काफी क्रिटिसाइज होने लगा, गांधी काफी क्रिटिसाइज होने लगा, काफी आलोचनाएं होने लगी। जी हाँ, गांधी जी के काफी आलोचना होने लगी थी। भारत में उस समय नेता थे, गांधी जी को क्रिटिसाइज करते हुए कहा गांधी जी जो है वह ब्रिटिश सरकार के एजेंट है, वह साउथ अफ्रीका से ब्रिटिश सरकार के एजेंट के रूप में काम करने के लिए भारत आए हैं। लेकिन गांधी जी का यह मानना था कि हम यहाँ पर ब्रिटिश सरकार है उनकी सहयोग करते हैं तो आफ्टर फर्स्ट वर्ल्ड वॉर हमें क्या मिलेगा, सफलताएं प्राप्त हो जाएगी, यानी हम फ्री हो जाएंगे, हमें अपना अधिकार प्राप्त होगा। तो साउथ अफ्रीका से लंबे समय के बाद गांधी जी आए थे और जैसे उन्होंने गांधी जी ने कहा, भारतीयों से कहा कि वह फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में शामिल हो, तो गांधी जी की आलोचनाएं होने लगी, गांधी जी का काफी क्रिटिसाइज होने लगा। और यहां तक कि भारतीय नेताओं ने गांधी जी को कहा कि वह ब्रिटिश सरकार के एजेंट हैं, यानी कि सेना में भर्ती करने वाले एक सार्जेंट है। गांधी जी को क्या कहा गया कि सेना में भर्ती करने वाला सार्जेंट। आगे इसका काम क्या होता है कि सैनिकों का भर्ती करना। इस तरह से गांधी जी क्रिटिसाइज की आलोचना किया। ऑन द अदर हैंड, दूसरी तरफ ऑन द अदर हैंड हम देखते हैं, ऑन द अदर हैंड दूसरी तरफ ब्रिटिश सरकार ने, ब्रिटिश गवर्नमेंट ने गांधी जी को केसरे हिंद की टाइटल यानी उपाधि प्रदान किया। एक तरफ आलोचनाएं हो रही है, गांधी जी की एक तरफ आलोचनाएं की जा रही है और दूसरी तरफ ब्रिटिश सरकार ने गांधी जी को केसरी हिंद के टाइटल भी प्रदान कर दिया। तो जब यहां पर गांधी जी की काफी आलोचनाएं होने लगा तो गांधी जी के जो पॉलिटिकल गुरु थे गोपाल कृष्ण गोखले गांधी जी को एडवाइस किया, उनको सलाह किया कि आप पहले भारतीयों के राजनीति को समझे, भारतीयों के मानसिकता को समझे, भारत में किस प्रकार की राजनीतिक संरचनाएं हैं, राजनीतिक ढांचाएं हैं, यहाँ की विचारधाराएं हैं, उनको जाने, उसको समझे, उसके पश्चात ही आप भारतीय राजनीति में हस्तक्षेप करें। यही कारण है कि गांधी जी लगभग 2 वर्षों तक, प्रारंभिक 2 वर्ष तो 1915 से 17 में, ये 1.5-2 वर्ष गांधी जी डायरेक्टली राजनीति में इन्वॉल्व नहीं हुए। भारतीयों को जानने का, समझने का प्रयास किया, विचारधाराओं को समझने का प्रयास किया, यहाँ पर कार्यशैली मेथड्स को जानने का प्रयास किया, फिर उसके पश्चात और यहाँ के आंदोलन में इन्वॉल्व होते हैं। और गांधी जी के इन्वॉल्व होने के बाद भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन में को एक नई दिशाएं प्राप्त हुआ। नई दिशाएं प्राप्त क्या हुआ, एक नई विचारधाराओं को जन्म होता है, एक नई आइडियाज का जन्म होता है, एक नए व्यूज का जन्म होता है, जो आज भी हमारे लिए काफी प्रासंगिक है, पूरे विश्व के लिए आज भी काफी प्रासंगिक माना जाता है। ठीक है, तो ये गांधी जी। अब हम देखते हैं आगे
जो गांधी जी का जो आगमन है, भारत में आ गए और साउथ अफ्रीका में गांधी जी, इसको क्यों पढ़ लिए। तो आज का जो हम टॉपिक है मैं यहाँ पर रोकता हूँ, क्योंकि अगले सेशन में हम लोग यहाँ पढ़ेंगे गांधी जी का भारत में आगमन, वहां से मैं प्रारंभ करूंगा। इसमें मेरा पहला टॉपिक होगा चंपारण सत्याग्रह, उसके बाद खेरा सत्याग्रह। इन सारे टॉपिक को हम लोग चर्चा करेंगे। गांधी जी का भारत में आगमन यानी गांधी जी का भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन में योगदान, गांधी और भारत के राष्ट्रीय आंदोलन। ठीक है, तो आप लोग आए, आप लोगों ने अपना टाइम दिया, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और आप लोगों को थैंक्स, बहुत बहुत धन्यवाद मैं देता हूं। और साथ ही फिर से मैं कहूंगा कि आप लोगों को अनअकैडमी का सब्सक्रिप्शन लेना चाहिए और एडमिशन ले लेना चाहिए। जो सब्सक्रिप्शन नहीं लिए हैं डेफिनेटली सब्सक्रिप्शन लें। और मैं ये कहूंगा आइकॉनिक, दो टाइप का है, एक प्लस है और एक आइकॉनिक है। तो मैं कहूंगा आपको, मैं अपने अनुभव के आधार पर मैं कहता हूं कि आपको आइकॉनिक ज्वाइन करना चाहिए। आइकॉनिक का सब्सक्रिप्शन लें, इसमें वन टाइम भी पेमेंट कर सकते हैं, आप मंथली पेमेंट भी कर सकते हैं। ठीक है, तो मंथली पेमेंट करके भी अपने प्रिपरेशन को कंटिन्यू आप रख सकते हैं। तो आइकॉनिक ज्वाइन कीजिए। अरे 1 साल का ही ले लो भैया, वन टाइम नहीं दे सकते तो मंथली लेकर के देखो। जब आप एडमिशन लोगे तब तो पता चलेगा आपको तो क्या क्या सुविधाएं अनअकैडमी दे रहा है, आपके लिए कितना बड़ा अपॉर्चुनिटी है अनअकैडमी। तब एहसास होगा जब आप एडमिशन लोगे, उसमें सब्सक्रिप्शन आप लेंगे, आपको पता चलेगा, अदरवाइज नहीं पता चलेगा। तो मस्ट बी ज्वाइन इन सब्सक्रिप्शन, टेक ए सब्सक्रिप्शन, एडमिशन लीजिए। और कौन सा लीजिए, आइकॉनिक। कौन सा लीजिए, आइकॉनिक, जहां पर आपको पर्सनल कोच मिलेंगे, डेली मेंस के लिए क्वेश्चन आंसर प्रैक्टिस सेशन होता है वो मिलेगा। यही सफलता का कुंजी है, क्योंकि मेन में आप अच्छा लिखते हो तो फाइनली आपका सिलेक्शन होता है। राइटिंग स्किल आपका बेटर होगा, स्ट्रेटेजी बताया जाएगा। एक एक्सपर्ट 24 आवर्स आपके साथ रहेंगे, जो ऑलरेडी आईएएस हो चुके हैं, एक्स आईएएस ऑफिसर हैं, जो एक्सपर्ट है, जो आपके साथ हमेशा रहेंगे बेटा। देखो मैं ये कहूंगा सिर्फ पढ़ते रहो पढ़ते रहो पढ़ते रहो, पढ़ने से नहीं होता है, एक स्ट्रेटेजी बनाना होता है, प्लानिंग करना होता है। सफलता प्राप्त करने के लिए स्ट्रेटेजी बनाना, प्लानिंग करना सबसे बड़ी बात है। सिर्फ 24 आवर्स में आप 18 आवर्स पढ़ते हो, आपके पास स्ट्रेटेजी नहीं है, प्लानिंग नहीं है, तो सफलता नहीं होता है, उसकी कोई जरूरत नहीं है। मैं क्या कहा, हमें यहाँ पर स्मार्ट वर्क करना है, हम यहाँ पर स्मार्ट वर्क करने के लिए आए, हार्ड वर्किंग के लिए नहीं आए। आप लोग स्मार्ट है, स्मार्ट थिंकिंग रखते हो, स्मार्ट वर्क भी कीजिए। आप देखना कैसे आपको सफलता बहुत जल्दी प्राप्त होती है। ठीक है ना, तो इसी के साथ मैं आप लोग से विदा लेता हूं। थैंक यू, बहुत बहुत धन्यवाद।